गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। प्यारे बच्चों, क्लास 6 के हिस्ट्री की क्लास में आपका फिर से स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक किए थे चैप्टर नंबर 1 के। आज की इस क्लास में हम चैप्टर नंबर 1 का पार्ट 2 करेंगे, जिसमें हम मुख्य रूप से जानेंगे कि हमारे देश भारत का नाम किस प्रकार से भारत या इंडिया रखा गया है। साथ में हम यह भी जानेंगे कि हिस्ट्री के डिफरेंट एस्पेक्ट्स के बारे में हमें किन स्रोतों से जानकारी मिलती है, किन चीज़ों से हमें हिस्ट्री के बारे में, इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है, क्या सबूत इसके बारे में हम कंसिडर करते हैं। जो डेट्स होती हैं, जो तारीखें होती हैं, जो तिथियां होती हैं, वो कहाँ से उनकी गणना की जाती है। जैसे कि अभी हम कहें कि अभी 2021 चल रहा है, तो 2021 का मतलब क्या है यहाँ पर, या फिर कई जगह आप कुछ डेट्स के सामने BC लिखा हुआ देखेंगे, जैसे कि 4000 BC, तो उसका क्या मतलब हुआ, वो सारी चीज़ें आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज की हमारी क्लास स्टार्ट करते हैं सबसे पहले टॉपिक से, जिसका नाम है नेम्स ऑफ द लैंड। हमारी ये धरा, हमारी ये मातृभूमि, इसका नाम भारत या इंडिया कैसे रखा गया, उस बारे में इस टॉपिक में हम जानेंगे। टू ऑफ द वर्ड्स वी ऑफन यूज फॉर आवर कंट्री आर इंडिया एंड भारत। तो भैया हमारे देश के लिए हम मुख्य रूप से दो शब्दों का प्रयोग करते हैं, या तो इंडिया का प्रयोग करते हैं या भारत शब्द का प्रयोग करते हैं। द वर्ड इंडिया कम्स फ्रॉम द इंडस कॉल्ड सिंधु इन संस्कृत। तो लास्ट चैप्टर में हमने इंडस रिवर के बारे में डिस्कस किया था भाई, जिसको हिंदी में सिंधु नदी कहा जाता है और इसको इंग्लिश में कहा गया इंडस रिवर। फाइंड ईरान एंड ग्रीस इन योर एटलस। तो आप फाइंड आउट करेंगे अपनी एटलस में ईरान और ग्रीक को। जो ईरानियन और जो ग्रीक थे, हु केम थ्रू द नॉर्थ वेस्ट अबाउट 2500 ईयर्स अगो, वर फेमिलियर विद द इंडस, कॉल्ड इट हिंदोज और इंडोस। तो प्यारे बच्चों, उन्होंने इसको क्या नाम दिया, वो सिंधु नदी का उच्चारण, वो सह का उच्चारण करते थे है की तरह, तो सिंधु नदी उनके लिए हो गई हिंदू या हिंदोज, और इंग्लिश में ही इन्होंने इसको नाम दिया इंडोस। एंड द लैंड टू द ईस्ट ऑफ द रिवर कॉल्ड इंडिया। अब प्यारे बच्चों, चलिए हम मैप पे चलते हैं वापस से, इंडिया के मैप पे, जहाँ आप सिंधु नदी देखेंगे। उन्होंने ये कहा कि ये जो सिंधु नदी है, ये जो नदी है सिंधु नदी, इसके पूर्व में, इसके ईस्ट में जितना भी हिस्सा है, ये है भाई इंडोस का, इंडोस के ईस्ट का हिस्सा, तो इसलिए इसका नाम दिया गया इंडिया। अब प्यारे बच्चों, एक दूसरा शब्द आता है कि भाई भारत कैसे नाम आया। तो यहाँ पर हमें संस्कृत की एक रचना जिसको बोलते हैं ऋग्वेद, और ऋग्वेद वेदों, जो 4 वेद हैं हमारे, उनका एक हिस्सा है, सबसे पुरानी कृति है, सबसे पुरानी रचना है। इसके अंदर एक लोगों के समूह के बारे में बताया गया है, ग्रुप ऑफ पीपल के बारे में बताया गया है। और प्यारे बच्चों, जो ऋग्वेद की रचना है, आपको वो भी याद रखना है, कब हुई थी ऋग्वेद की रचना, 3500 ईयर्स अगो, आज से 3500 साल पहले ऋग्वेद की रचना हुई थी। तो उसमें नॉर्थ वेस्ट में रहने वाले कुछ लोगों के बारे में बताया गया। उन लोगों के ग्रुप को भरत कहा जाता था, उन लोगों के ग्रुप को भरत कहा जाता था, और वो रहते थे नॉर्थ वेस्ट में। अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन आया है भी एग्जाम में, कि जो भारत लोग थे या जो समूह था जिसके बारे में ऋग्वेद में बताया गया, जिसकी कंपोजिशन 3500 ईयर्स अगो हुई है, वो कहाँ रहते थे, वो रहते थे नॉर्थ वेस्ट में। तो इंडिया का जो नॉर्थ वेस्ट पार्ट है, वहाँ पर भरत नाम के लोगों का समूह रहता था, और उन्हीं लोगों के समूह के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। तो प्यारे बच्चों, यहाँ हमने जाना कि हमारे देश का नाम इंडिया
या भारत क्यों हुआ। इंडिया नाम के पीछे जो वजह थी वो थी इंडस रिवर। इंडस रिवर का जो उच्चारण था, जो प्रोनाउंसिएशन था, वो ईरानियन और ग्रीक करते थे इंडोस की तरह। तो इंडस जो रिवर थी उसके ईस्ट में रहने वाले सभी लोगों को या उस भूमि को उन्होंने नाम दिया इंडिया। इसी प्रकार से ऋग्वेद में हमें जानने को मिलता है भरत नामक लोगों के समूह के बारे में, ग्रुप ऑफ पीपल के बारे में, जो कि नॉर्थ वेस्ट में रहते थे और उन्हीं के नाम पर हमारे देश का नाम रखा गया भारत। चलिए अब सेकंड टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट। किस प्रकार से हम अतीत के बारे में कैसे पता लगाएं, पास्ट के बारे में हम कैसे पता लगाएं। There are several ways of finding out about the past. One is to search for and read books that were written long ago. These are called manuscripts. तो प्यारे बच्चों, आपको याद रखना है, जो किताबें हम ढूंढते हैं पुराने समय में लिखी हुई, या उन किताबों को हम पढ़ते हैं ताकि पास्ट के बारे में हम जान सकें, उन किताबों को कहा जाता है मैन्यूस्क्रिप्ट्स। हिंदी में इसी को कहा जाता है पांडुलिपि। बिकॉज दे वर रिटन बाई हैंड। अब मैन्यूस्क्रिप्ट का नाम मैन्यूस्क्रिप्ट क्यों कहा गया, क्योंकि लैटिन में जो मैनू होता है, मैनू का मतलब होता है बाई हैंड, हाथ से लिखी, और स्क्रिप्ट मतलब लिखी हुई। तो यहाँ पर ये हो गया भाई हस्तलिखित, यानी हाथ से लिखी हुई। तो हाथ से लिखी होती थी उस टाइम पर, मशीनें तो होती नहीं थी कि भाई प्रिंट कर दिया। दीज वर यूजली रिटन ऑन। अब ये हाथ से लिखते थे, लेकिन क्या कागज़ पे लिखते थे? नहीं, कागज़ पर नहीं लिखते थे। तो कहाँ लिखते थे वो अभी हम जानेंगे। दीज वर यूजली रिटन ऑन पाम लीफ और ऑन स्पेशली प्रिपेयर्ड बार्क ऑफ ए ट्री एज द birch विच ग्रोज इन हिमालयाज। तो भाई यहाँ पर ये दोनों इंपॉर्टेंट आ गए आपके, या तो वो पाम ट्री के ऊपर यानी ताड़ पत्रों के ऊपर लिखी जाती थी, या बिर्च नामक एक पेड़ था जो पाया जाता था हिमालय में, उसकी छाल के ऊपर लिखी जाती थी। ओवर द ईयर्स मैनी मैन्युस्क्रिप्ट्स वर ईटन अवे बाय इंसेक्ट्स, सम वर डिस्ट्रॉयड, बट many have survived and often preserved in temples and monasteries। तो प्यारे बच्चों, अब ये जो लकड़ी से लिखी हुई या लकड़ी के पत्तों पे लिखी हुई, पत्रों पे लिखी हुई ये जो मैन्युस्क्रिप्ट्स थी, ये लंबे समय तक नहीं चल पाती थी। इनमें से ज़्यादातर जो मैन्युस्क्रिप्ट्स थी वो ख़राब हो गई, या कीड़ों के द्वारा खा ली गई, या नष्ट कर दी गई, या प्राकृतिक तौर पे अपने आप ख़त्म हो गई। लेकिन कुछ चीज़ें उपलब्ध हैं जो हमें कहाँ मिल सकती हैं, जो या तो टेम्पल्स में, पुराने टेम्पल्स में, या मोनेस्ट्रीज में, विहार में। दीज बुक्स डेल्थ विद ऑल काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट्स। इन बुक्स में हर एक बारे में लिखा होता था। रिलीजियस बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस, उस समय पर रहने वाले लोगों के रिलीजियस बिलीफ कैसे थे, किस प्रकार के वो पूजा पाठ करते थे। द लाइव्स ऑफ किंग, मेडिसिन एंड साइंस, राजा की ज़िंदगी कैसी होती थी, राजा का जीवन कैसा होता था, उस समय पर मेडिसिन के क्या हालात थे, साइंस की कितनी प्रगति थी। बिसाइड्स देयर वर एपिक्स, पोएम्स, प्लेज। तो इनके अलावा बाकी चीज़ें भी होती थी भाई, उसके बारे में हमें किन किन चीज़ों के बारे में जानने को मिलता है। एपिक्स के बारे में, महाकाव्य के बारे में, पोएम्स के बारे में, कविताओं के बारे में, प्लेज मतलब नाटकों के बारे में। Many of these were written in Sanskrit, others were in Prakrit, language used by ordinary peoples and Tamil। तो प्यारे बच्चों, मुख्य रूप से यहाँ पर 3 लैंग्वेज में हमें मिलती हैं। पहले तो संस्कृत में, पहला है संस्कृत, दूसरी है प्राकृत। अब प्राकृत क्या लैंग्वेज थी? प्राकृत ऑर्डिनरी पीपल, आम लोगों के द्वारा प्रयुक्त की जाती थी। और थर्ड है प्यारे बच्चों तमिल। तो ये 3 लैंग्वेज, इन 3 लैंग्वेज में आपको बहुत सारी मैन्युस्क्रिप्ट्स मिलेंगे। इसके बाद मैन्युस्क्रिप्ट का जो एग्जाम्पल है वो हम देख लेते हैं कि किस प्रकार से जो ताड़पत्र होते थे उनके अंदर ये लिखी जाती थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ए पेज फ्रॉम ए पाम लीफ मैन्युस्क्रिप्ट्स, दिस मैन्युस्क्रिप्ट्स वाज written about 1,000 years ago. The palm leaves were cut into pages and tied together to make books. To see a birch
बार्क मैन्युस्क्रिप्ट्स टर्न टू पेज 37। तो 37 पर तो भाई बीच जो ट्री है उसकी मैन्युस्क्रिप्ट दी हुई है। तो ये जो आप मैन्युस्क्रिप्ट यहाँ पर देख पा रहे हैं ये लिखी हुई है पाम ट्री के ऊपर। तो पाम ट्री का जो लीफ था, जो पत्ते थे, ताड़ पत्तर थे, उनके ऊपर लिखी जाती थी इस प्रकार से मैन्युस्क्रिप्ट्स, हस्तलिपियाँ। चलिए बच्चों नेक्स्ट चलते हैं। फिर इसके बाद हम देखते हैं पेज नंबर जो 37 के ऊपर, जो वो बाद में देखते हैं। उससे पहले हम जो नेक्स्ट पॉइंट है वो रीड करते हैं एक बार। वी कैन ऑल्सो स्टडी इंस्क्रिप्शंस। अभी यहाँ पर इंस्क्रिप्शंस आया है। अब इंस्क्रिप्शंस को हिंदी में हम बोलते थे अभिलेख। इंस्क्रिप्शंस और जो मैन्युस्क्रिप्ट्स थी उसमें बेसिक डिफरेंस क्या होता है वो चलिए जानते हैं। These are written on relatively hard surfaces such as stone or metal। या तो इनसे जो इंस्क्रिप्शन होते थे वो लिखे जाते थे स्टोन के ऊपर या लिखे जाते थे मेटल के ऊपर। Sometimes kings got their orders inscribed so that people could see, read, obey them। बहुत बार ऐसा होता था भाई कि राजा अपना कोई आदेश देना चाहता है तो वो पत्थर के ऊपर अपने आदेश लिखवा देता था या धातु के ऊपर, मेटल के ऊपर, ताकि लोग उनको देख सकें, उनको रीड कर सकें और उनके पालन कर सकें। There were other kinds of inscriptions as well where men and women including king and queens recorded what they did। तो भाई बहुत सारे इंस्क्रिप्शन ऐसे भी जानने को मिलती हैं जहाँ पर ये लिखा होता है कि राजा और रानी ने या किसी व्यक्ति ने अपनी ज़िंदगी में क्या क्या काम किया। फॉर एग्जाम्पल किंग ऑफन केप्ट रिकॉर्ड्स ऑफ विक्ट्रीज इन बैटल्स। मुख्य रूप से क्या करते थे लोग, जो राजा थे, युद्ध के अंदर उन्होंने जहाँ जहाँ पर जीत प्राप्त की उसके बारे में लिखवाते थे पत्थरों के ऊपर या मेटल के ऊपर। यहाँ पर एक एग्जाम्पल है हमारे पास एक इंस्क्रिप्शन का। एन ओल्ड इंस्क्रिप्शन, दिस इंस्क्रिप्शन डेट्स टू अबाउट 2250 ईयर्स अगो एंड वाज फाउंड इन कंधार। कंधार में मिला था भाई ये। आजकल कहाँ पे है? कंधार, अफगानिस्तान में। इट वाज इंस्क्राइब्ड ऑन द ऑर्डर ऑफ ए रूरल नेम्ड अशोका। यू विल रीड अबाउट हिम इन चैप्टर 8। व्हेन वी राइट एनीथिंग वी यूज ए स्क्रिप्ट। देखिए बच्चों, हम जब भी कोई चीज़ लिखना चाहते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा अशोका, ठीक है, तो अशोका हमने लिखा तो इसके लिए हमने कुछ स्क्रिप्ट का यूज़ किया। अब फिर से हम अशोका लिख देते हैं भाई, अशोक, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये दोनों शब्द लिखे हैं हमने अशोक, लेकिन दोनों के अंदर हमने अलग अलग स्क्रिप्ट का यूज़ किया है। तो इसी प्रकार से आप यहाँ पर देखेंगे जहाँ जहाँ पर कोई भी इंस्क्रिप्शन या मैन्युस्क्रिप्ट आपको मिलेगी वहाँ पर कोई ना कोई स्क्रिप्ट मिलेगी। अब क्या ये जो लिखा हुआ है वो को आप समझ पा रहे हैं? आप नहीं समझ पा रहे होंगे क्योंकि ये जो स्क्रिप्ट है वो हमें समझ में नहीं आती अभी। स्क्रिप्ट कंसिस्ट ऑफ लेटर्स एंड साइंस। स्क्रिप्ट के अंदर क्या होता है भाई? लेटर्स होते हैं, जैसे इंग्लिश में अल्फ़ाबेट्स होते हैं, हिंदी में आप कह गए ये जितने भी लेटर्स देख सकते हैं वो हैं। इसके बाद दीज इंस्क्रिप्शंस वर इंस्क्राइब्ड इन 2 डिफरेंट स्क्रिप्ट्स। तो यहाँ पर आप देखेंगे 2 प्रकार की मुख्य रूप से स्क्रिप्ट थी। पहली थी ग्रीक, दूसरी थी अरेमिक, विच वर यूज्ड इन दिस एरिया। तो जो यहाँ पर प्रयोग होती थी वो अभी हमें समझ से बाहर है, अरेमिक। इसके बाद नेक्स्ट अभी, कैन यू थिंक ऑफ द एडवांटेज ऑफ द राइटिंग ऑन ए हार्ड सरफेस। हार्ड सरफेस के ऊपर लिखने के क्या कुछ फ़ायदे होंगे? डेफिनेटली फ़ायदे होंगे। अगर हमने पाम लीफ के ऊपर लिख दिया तो उसकी जो लाइफ है, पहली बात उसकी जो लाइफ है वो बहुत कम रहेगी, ठीक है। कैसे? या तो वो धूप की वजह से ख़राब हो जाएगा, बारिश की वजह से ख़राब हो जाएगा, कीड़े खा लेंगे, अपने आप भी कई बार जो लकड़ी होती है वो ख़त्म हो जाती है। वहीं अगर हम पत्थर के ऊपर लिखवाएंगे या मेटल के ऊपर लिखवाएंगे तो काफ़ी लंबे समय तक उसको रीड किया जा सकता है, उसको देखा जा सकता है। दूसरा जो पॉइंट है इसमें, अगर हम एक पत्थर के ऊपर लिखवाएंगे तो उस मैसेज को बहुत सारे लोग एक साथ में रीड कर सकते हैं और वो मैसेज बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकता है। वहीं प्यारे बच्चों, अगर हमने पाम लीफ के ऊपर या जो बिर्च ट्री था उसकी बार्क के ऊपर अगर हमने कुछ मैसेज लिख दिया तो उसको एक बार में एक ही व्यक्ति रीड कर सकता है। ये इसकी सेकंड लिमिटेशन थी।
इसके बाद अगर हम बात करें एंड व्हाट कुड हैव बीन द डिफ़िकल्टीज, बहुत कठिनाइयाँ आएंगी। अब कठिनाइयाँ कैसे आएंगी, पत्थर के ऊपर एक अक्षर लिखना, उसको अब उसके लिए आपको यूज़ करना पड़ेगा हैमर का, छोटे छोटे औजारों का, तो उसमें एक अक्षर लिखना भी काफ़ी बड़ी मुश्किल बात है। देयर वर मैनी अदर थिंग्स दैट वर मेड एंड यूज्ड इन द पास्ट, दोज हु स्टडी ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड आर्कोलॉजिस्ट। तो प्यारे बच्चों, जो इन ऑब्जेक्ट्स के बारे में स्टडी करता है उन व्यक्तियों को कहा जाता है आर्कोलॉजिस्ट। They study the remains of the buildings made of stone and bricks, paintings and sculpture. They also explore and excavate, dig under the surface of the earth to find tools, weapons, pots, pans, ornaments and coins. तो प्यारे बच्चों, ये जो लोग होते हैं उनका काम क्या होता है, ये मिट्टी भी खोदते हैं एक्सप्लोर करने के लिए। किन चीज़ों का एक्सप्लोर करने के लिए, ताकि वो उस समय पर प्रयोग किए जाने वाले टूल्स को, वेपन्स को, पोर्ट्स को, पेन्स को, ऑर्नामेंट्स को या कॉइन्स को निकाल सकें और उसके बारे में स्टडी कर सकें। सम ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स में बी मेड ऑफ स्टोन्स, इनमें से कुछ चीज़ें होती हैं जो पत्थरों से बनी हो सकती हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जो बोन से, हड्डियों से बनी हो सकती हैं। बैक्ड क्ले या मेटल, मिट्टी के या जो मेटल के कुछ बर्तन वगैरह हो सकते हैं। Objects that are made of hard, imperishable substances usually survive for a long time. तो जो चीज़ें मेटल से या हार्ड चीज़ से बनी होंगी वो लंबे समय तक चलेंगी। इसके बाद देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर कुछ हमें इसी प्रकार के एग्जाम्पल दिए गए हैं। सबसे पहले ये पोर्ट देख सकते हैं जो हमें एक पुराने शहर से मिला है। पोर्ट लाइक दीज वर यूज्ड अबाउट 4700 ईयर्स अगो। कितना पुराना है देखिए, 4700 साल पुराना। तो 4700 ईयर्स अगो सबसे पहले इंडस रिवर के आसपास वहाँ पर शहरों का बसना शुरू हुआ था। लास्ट जो पार्ट 1 था उसके अंदर हमने इसके बारे में रीड किया था। राइट में यहाँ पर अगर आप देखेंगे, एन ओल्ड सिल्वर कॉइन सच एज दिस वन वर यूज फ्रॉम अबाउट 2500 ईयर्स अगो। तो 2500 ईयर्स अगो किस नदी के किनारे शहरों का बसना शुरू हो गया था भाई, वो नदी थी गंगा। ठीक है, गंगा नदी और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज थी उसके आसपास शहरों का बसना शुरू हो गया था लगभग 2500 साल पहले। इसके बाद प्यारे बच्चों देखिए नेक्स्ट पॉइंट, आर्कोलॉजिस्ट आल्सो लुक फॉर बोन्स ऑफ एनिमल्स, बर्ड्स एंड फिश टू फाइंड आउट व्हाट पीपल एट इन द पास्ट। तो इनके बारे में जानते हैं, वो किसके बारे में, एनिमल्स की बोन को देखते हैं, बर्ड्स की बोन को देखते हैं, फिश की बोन को देखते हैं, ये फाइंड आउट करने के लिए कि लोग उस समय पर कैसा खाना खाते थे। प्लांट रिमेन सर्वाइव फार मोर रेयरली। तो जो प्लांट्स हैं वो तो भाई लंबे समय तक नहीं टिकते क्योंकि उनको मिट्टी में मिल जाते हैं वो। If seed of grains and pieces of wood have been burnt, they survived in a charred form. तो देखिए भाई यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आया है कि अगर किसी सीड को, किसी बीज को भून लिया जाता है, उसको बर्न कर लिया जाता है, तो वो लंबे समय तक टिके रहते हैं। डू यू थिंक क्लॉथ इज फाउंड फ्रिक्वेंटली बाय आर्कोलॉजिस्ट। तो क्या आपका मानना है कि मुख्य रूप से वहाँ पर कपड़े मिलेंगे। तो भाई कपड़े बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं मिलेंगे, क्योंकि कपड़े जो हैं वो भी उस टाइम पर नेचुरल जो फाइबर्स थे उन्हीं से बनाए जाते थे, और नेचुरल फाइबर जो होता है वो उसके जो लाइफ होती है वो इतनी ज़्यादा लंबी नहीं होती। इसके बाद प्यारे बच्चों नेक्स्ट पॉइंट देखिए, हिस्टोरियंस दैट इज स्कॉलर हु स्टडी द हिस्ट्री। अब हिस्टोरियन कौन होते हैं, हिस्टोरियन वो लोग होते हैं जो पास्ट के बारे में स्टडी करते हैं। often use the word resource for refer the information found from manuscripts, inscription और archaeology। तो प्यारे बच्चों उन तीनों स्रोतों से जहाँ पर उनको जानकारी मिलती है, जैसे कि मैन्युस्क्रिप्ट से जो हाथ से लिखी जाती थी, इंस्क्रिप्शंस जो पत्थरों के ऊपर या मेटल के ऊपर लिखे जाते थे शब्द, आर्कोलॉजी मतलब जो चीज़ें खोद के निकाली जाती हैं, उसमें पत्थर हो सकते हैं, उसमें उस समय के आभूषण हो सकते हैं, ऑर्नामेंट्स हो सकते हैं, बर्तन हो सकते हैं, पोर्ट्स हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आर्कोलॉजी में आती हैं। तो इन सभी को जो हिस्टोरियन होते हैं वो बोलते हैं सोर्सेज। वन सोर्सेज आर फाउंड
learning about the past become an adventure as we reconstruct it bit by bit. So historians and archaeologists are like detective who use all these sources like clue to find out about our past. अब देखिए उनको जो भी सबूत मिले उनको एक से एक कड़ी जोड़ते हुए सारी बातें उनको बिल्डअप करनी होती हैं, वापस से उसको पुनर्निर्माण करना होता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो हिस्टोरियन है, जो इतिहासकार हैं, और जो आर्कोलॉजिस्ट है वो डिटेक्टिव की तरह हैं, जासूसों की तरह हैं। अब किसी फिल्म में आपने देखा होगा जो जासूस होते हैं वो क्या करते हैं, एक उनको कोई भी सबूत मिल जाता है, उसी से बाकी अनुमान वो लगाते हैं। इसके बाद प्यारे बच्चों एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आया हमारा वन पास्ट और मैनी। अतीत जो है वो एक ही है सभी का या अलग अलग है। डिड यू नोटिस द टाइटल ऑफ दिस बुक अवर पास्ट। तो प्यारे बच्चों अकेला पास्ट नहीं लिखा, उसके आगे एस लगाया है। हमारी जो टेक्स्ट बुक है उसका टाइटल आप देख सकते हैं, इसका मतलब यहाँ पर पास्ट का प्लूरल आया है, बहुवचन आया है। अटेंशन टू द फैक्ट दैट पास्ट वाज डिफरेंट फॉर द डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल्स। सभी लोगों का जो पास्ट है वो अलग अलग है, या ग्रुप ऑफ पीपल का पास्ट भी अलग अलग है। अब आप जितने भी स्टूडेंट्स हैं आप देखें सभी की फैमिली का इतिहास अलग अलग है। फॉर एग्जाम्पल द लाइफ ऑफ द हर्डर्स और फार्मर्स वर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ किंग एंड क्वींस। चलिए एग्जाम्पल ले लीजिए कि भाई उस समय पर जो किसान थे या पशुपालक थे उनकी ज़िंदगी जो है वो राजा और रानी की ज़िंदगी से तो अलग होगी। द लाइव्स ऑफ मर्चेंट्स वर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ क्राफ्ट पीपल्स। जो व्यापारी लोग हैं उनकी ज़िंदगी जो क्राफ्ट पर्सन है, जो शिल्पकार हैं, उनकी ज़िंदगी से अलग होगी। एंड सो ऑन, और इसी प्रकार से। ऑल्सो एज इट ट्रू इवन टूडे पीपल फॉलो डिफरेंट प्रैक्टिसेस एंड कस्टम्स इन डिफरेंट पार्ट्स of the country. For example, today most of people living in Andaman Islands get their own food by fishing, hunting and collecting forest produces. तो प्यारे बच्चों जो अंडमान आइलैंड में जो रहते हैं आज के दिन भी लोग, वो अपना खाना कहाँ से लेके आते हैं, वो खुद का भोजन खुद उगाते हैं, या तो फिशिंग करते हैं या शिकार करते हैं या कलेक्ट करते हैं फूड फॉरेस्ट से। बाई कॉन्ट्रास्ट मोस्ट पीपल लिविंग इन सिटीज़ डिपेंड ऑन द अदर फॉर द सप्लाई ऑफ फूड। प्यारे बच्चों अगर आप सिटी में रहते हो तो क्या आप खुद का अनाज खुद उगाते हो, या आप मार्केट से सीधा जो आटा वगैरह है वो लेके आते हो। दैट मीन्स यहाँ पर एक डिफरेंस आया कि कुछ लोग जी अपना जो भोजन है वो खुद उगाते हैं। सभी लोगों की लाइफ स्टैंडर्ड में डिफरेंट बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। इसके बाद देखें डिफरेंस सच एज दीज एग्जिस्ट इन द पास्ट एज वेल। तो प्यारे बच्चों इसी प्रकार से आज के दिन अगर हमारी ज़िंदगी में डिफरेंसेस हैं तो पास्ट में भी अलग अलग लोगों के लाइफस्टाइल में डिफरेंसेस रहे होंगे। इसलिए यहाँ पर एक अकेला पास्ट वर्ड यूज़ न करके पास्ट शब्द आया है, प्लूरल की फॉर्म में आया है। बिसाइड्स देयर इज अनदर काइंड ऑफ डिफरेंस। वी नो ए ग्रेट डील अबाउट किंग्स एंड द बैटल्स दे फोर्ट because they kept record of their victories. Generally ordinary people such as hunters, fishing folk, gatherers, farmers और herders did not keep records of what they did. पहले बच्चों कोई राजा था, राजा के बारे में आपको जानकारी मिलती है, जैसे कि अकबर के बारे में जानकारी मिलती है, अशोक के बारे में जानकारी मिलती है, चंद्रगुप्त के बारे में जानकारी मिलती है, लेकिन क्या उस समय पर रहने वाले हर एक सामान्य व्यक्ति के बारे में हमें जानकारी मिलती है? जी नहीं। तो प्यारे बच्चों इसी प्रकार से यहाँ पर जो वर्ड है वो आया है पास्ट ने कि पास्ट। वाई आर्कोलॉजी हेल्प अस टू फाइंड आउट अबाउट देयर लाइव्स देयर इज मच दैट रिमेन्स अननोन। तो जो आर्कोलॉजी है वो हमें उन लोगों की ज़िंदगी के बारे में बताने में मदद करती है जो आज तक अननोन थे, जिनके बारे में किसी ने नहीं जाना। प्यारे बच्चों इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है व्हाट डू डेट्स मीन्स। जो डेट्स हम लिखते हैं उनका मतलब क्या है। जैसे कि प्यारे बच्चों आज की जो डेट है जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है वो मैंने यहाँ पर लिख दी है। अब इस डेट का मतलब क्या है, चलिए इसको थोड़ा सा इधर लिख लेते हैं। 11/5/2021। आप कहेंगे कि सर 11 तो डेट है, 5th मंथ है, मई का मंथ है ये। अब 2021 से आपका क्या मतलब हुआ? 2021 ये है भाई इम्पोर्टेंट, जिसके बारे में हमें समझना है।
प्यारे बच्चों 2021 का मतलब यहाँ पर यह है कि जिस वर्ष जो जीसस क्राइस्ट का जिस वर्ष जन्म हुआ था उस साल से अगर हम हर एक ईयर को काउंट करें 1 2 3 4 ऐसे करते हुए तो 2021 ईयर्स हो चुके हैं। जो ईसा मसीह का जो जन्म हुआ था उसको 2021 साल हो चुके हैं, इसलिए ये जो वर्ष है, ये जो फिलहाल का जो साल है उसको हम बोलते हैं 2021। अगर हम 2000 की बात करें तो 2000 में जो ईसा मसीह का जन्म हुआ था उसको हो गए थे 2000 साल, 2000 ईयर। इसमें हम बेसिकली ये मानते हैं जैसे 2021 लिख दिया, इसका मतलब हुआ 2021 ईयर्स आफ्टर द बर्थ ऑफ क्रिस्ट, ईसा मसीह के जन्म के 2021 साल बाद। ऑल डेट्स बिफोर द बर्थ ऑफ क्रिस्ट वर काउंटेड बैकवर्ड्स। अब प्यारे बच्चों मान लिया जिस साल ईसा मसीह का जन्म हुआ था उसको हमने 0 मान लिया, उसके नेक्स्ट ईयर को 1 मान लिया, 2 मान लिया, 3 मान लिया, लेकिन इससे पहले का भी तो हिस्ट्री है, उसको क्या माने? उसके लिए हम एक वर्ड का यूज़ करेंगे BC, बिफोर क्रिस्ट। जैसे अगर हमने यहाँ पर 1 मान लिया, भाई ईसा मसीह के जन्म से 1 साल पहले, 1 ईयर बिफोर, तो उसको हम लिखेंगे 1 BC, 1 ईयर बिफोर क्रिस्ट। अगर प्यारे बच्चों कोई घटना घटी है ईसा मसीह के जन्म से 100 साल पहले, ठीक है, 100 ईयर्स अगो, तो उसके सामने हम लिखेंगे 100 BC, यानी 100 ईयर बिफोर क्रिस्ट, ईसा मसीह के जन्म से 100 साल पहले। तो प्यारे बच्चों इसी प्रकार से हम डेट्स जो हैं वो बेसिकली लिखते हैं। यहाँ पर आपको जो BC है बिफोर क्रिस्ट उसका मतलब समझ में आया होगा। इसके बाद देखिए जो लेटर्स होते हैं जो डेट्स के साथ लिखे जाते हैं, जैसे BC वी हैव सीन स्टैंड्स फॉर बिफोर क्रिस्ट, लेकिन आपको बहुत सारी डेट्स के आगे AD भी मिलेगा। AD जो वर्ड है वो लैटिन के 2 वर्ड से मिलके बना है, एनो डोमिनी, मतलब इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड, यानी जो क्रिस्ट हैं, जो ईसा मसीह हैं, उनके जन्मदिन के बाद। जैसे अभी आपका साल चल रहा है 2021, तो इस 2021 को आप 2021 AD भी लिख सकते हैं, एनो डोमिनी, यानी ईसा मसीह के जन्मदिन के 2021 साल बाद। जनरली हम AD यूज नहीं करते, BC का यूज करते हैं। Sometimes CE is used instead of AE and BC is used instead of BC। तो AD के जगह CE का यूज़ कर लिया जाता है, क्योंकि ज़्यादातर हिस्से में, दुनिया के ज़्यादातर हिस्से में इसी ईयर का प्रयोग किया जाता है, तो इसको CE बोल दिया जाता है। C मतलब कॉमन, E मतलब एरा, और BCE मतलब बिफोर कॉमन एरा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको जो इम्पोर्टेंट है, BC की फुल फॉर्म क्या होगी, यहाँ पर AD की फुल फॉर्म क्या होगी, CE की फुल फॉर्म क्या होगी, और BCE की फुल फॉर्म और उनकी जो मीनिंग है वो क्या है, वो आपको समझ में आने चाहिए। इन इंडिया वी बिगेन यूजिंग दिस फॉर्म ऑफ डेटिंग फॉर अबाउट 200 ईयर्स अगो। तो हमने इसका प्रयोग कब शुरू किया? जब अंग्रेज़ों ने हमारे ऊपर शासन किया, लगभग 200 साल पहले हमने ये जो मेथड है इसका प्रयोग करना स्टार्ट किया। एंड समटाइम्स द लेटर BP मीनिंग बिफोर प्रेजेंट आर यूज्ड। इसके बाद प्यारे बच्चों जिस टाइम पर भारत की घटनाओं के बारे में हमने डिस्कस किया, पूरी दुनिया में क्या हो रहा था उसमें, वी हैव सीन दैट इंस्क्रिप्शंस आर इंस्क्राइब्ड ऑन द hard surfaces. Many of these were inscribed several hundred of years ago. All inscriptions contain both scripts and language which were used as well as scripts have changed over time. तो प्यारे बच्चों जो लैंग्वेज है जो यूज की जाती थी और साथ साथ जो स्क्रिप्ट जो यूज की जाती थी वो टाइम के साथ चेंज होती हैं। सो हाउ डू स्कॉलर्स अंडरस्टैंड व्हाट वाज इंस्क्राइब्ड? तो स्कॉलर कैसे पढ़ते हैं? दिस कैन बी डन थ्रू ए प्रोसेस नोन एज डेसिफरमेंट। तो प्यारे बच्चों इसके लिए वो एक मेथड का यूज़ करते हैं जिसका मतलब होता है डेसिफरमेंट। अब इसका मतलब क्या होता है? एक अननोन जो स्क्रिप्ट है उसके बारे में पता लगाने का मेथड, एक अननोन जो
एक ऐसी लिपि जिसके बारे में कोई जानकारी नहीं है उसके बारे में कैसे पता लगाएं। वन ऑफ द मोस्ट फेमस स्टोरीज ऑफ डेसिप्रेंट्स कम्स फ्रॉम इजिप्ट। इजिप्ट से इसके बारे में एक स्टोरी आई है। अब इजिप्ट कहाँ है भाई? नॉर्थ अफ्रीका का एक देश है। वेयर देयर वर किंग्स एंड क्वींस अबाउट 5000 ईयर्स अगो। वहाँ की एक टाउन है जिसका नाम है रोसाटा, जो कि इजिप्ट में है। उसके अंदर हमें स्टोन के ऊपर इंस्क्राइब्ड मैसेज मिले हैं विच कंटेन्स इंस्क्रिप्शंस इन 3 डिफरेंट लैंग्वेज। पहली लैंग्वेज थी ग्रीक, अब 2 बाकी लैंग्वेज थी, वो थी इजिप्शियंस। स्कॉलर्स हु कुड रीड ग्रीक figured out the name of the king and queens were enclosed in the little frame called as cartons. They then placed the Greek and Egyptian signs side by side and identify the sounds for which Egyptian letters stood. As you can see, a lion stood for L, a bird stand for A. Once they knew about the letters stood for, they could read अदर इंस्क्रिप्शंस एज वेल। तो प्यारे बच्चों, उन्होंने एक ऐसे मैसेज को फाइंड आउट किया जहाँ पर तीनों लैंग्वेज लिखी हुई थी। उन मैसेज को उन्होंने आपस में कंपेयर किया और इससे उनको पता लगा कि जो एल है वो लॉयन के लिए रिप्रेजेंट कर रहा है, जो ए है वो बर्ड के लिए आया है। देखिए भाई, जहाँ जहाँ पर ए आया है उसके सामने आपको बर्ड दिखाई देगा, एल के ऊपर लॉयन दिखाई देगा। तो इस प्रकार से उन्होंने इस मैसेज को डिकोड कर लिया और बाकी किसी भी जगह अगर उनको ऐसे मैसेज मिले तो इसी के अकॉर्डिंग उन सभी को डिकोडिंग कर लिया। तो प्यारे बच्चों, ये हमें जानने को मिलता है कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में भी उस समय पर जो कल्चर था, जो सभ्यताएं थी, वो डेवलप हो चुकी थी। इसके बाद थर्ड पार्ट में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो प्यारे बच्चों, बने रहें हमारे साथ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि वो भी हिस्ट्री के इस पार्ट को, इस चैप्टर को अच्छे से कर पाएँ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल के आइकन को दबाएं ताकि हमारे चैनल के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 1 के पार्ट 3 में, जहां इसके क्वेश्चन आंसर हम करेंगे। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।